नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज जबलपुर के आधारताल अंतर्गत स्थित सीएम राइज स्कूल कुशीनगर आधारताल में आधारताल थाना प्रभारी एवं सीएसपी प्रियंका करचाम मैडम के द्वारा साइबर क्राइम के संदर्भ में बच्चों को प्रशिक्षित किया गया। वहीं सीएसपी आधारताल प्रियंका करचाम ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे किस तरह से घर की नींव होते हैं और आज के युग में हर बच्चे के पास मोबाइल होता है, वह मोबाइल से जुड़ी जानकारियां होती हैं। परिवार में कहीं ना कहीं बच्चों को सूचना के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों में बड़ा योगदान होता है। इसलिए हम लोगों द्वारा आज सीएम राइज स्कूल में बच्चे व बच्चियों को सामूहिक रूप से साइबर क्राइम से संबंधित प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे खुद तो साइबर ठगी व साइबर क्राइम से बचें और अपने पूरे परिवार व समाज के लोगों को भी बचा सके। आजकल के साइबर के थ्रू हमारे साथ जो स्कैम हो रहे हैंगे उन सभी से बचने के लिए हमें जानकारियाँ दी गई हैंगी और आजकल की बच्चियों के साथ जो अपराध किए जा रहे हैं, जो अपराध हुए जा रहे हैं, उन सब से बचने के लिए हमें जानकारियाँ दी गई हैं। हम किस तरीके से सतर्क रह सकते हैं उसके लिए हमें बचने के लिए जानकारियाँ दी गई हैं। हम किस तरीके से खुद बचे रहें इन सब चीज़ों से और अपने परिवार को बचा सके, इस चीज़ों के लिए हमें प्रेरणा दी गई है, हमें जानकारी दी गई। आपका नाम? मेरा नाम प्रगति यादव है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। कौन कौन ने आपको ये जानकारी दी? किस तरीके का कार्यक्रम था? हमारे स्कूल में पुलिस अधिकारी आए थे जिन्होंने हमें ये जानकारियाँ दी हैं और हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है। टीआई साहब और सीएसपी मैडम जो हैं स्कूल में आए और इन्होंने हमारे सभी बच्चों को साइबर क्राइम से बचने के लिए और जो आजकल नए स्कैम आ रहे हैं मोबाइल के थ्रू अलग अलग ऐप के माध्यम से जिस तरह से ठगी की जा रही है और पॉक्सो एक्ट के बारे में, तो इन सभी बातों के लिए बच्चों को बहुत अच्छे नियम कानून की जानकारी प्रदान की और इनसे बचने के उन्होंने उपाय बताए। और निश्चित ही ये जो टीआई साहब और सीएसपी मैडम की जो हमारे यहाँ विज़िट हुई है, तो इससे हमारे यहाँ बच्चों को जो है काफ़ी लाभ मिलेगा। बच्चे जो हैं इन सब बातों को घर में भी शेयर करेंगे और कोशिश हमारी भी ये रहेगी कि जो बातें बताई गई है वो हम सब बच्चों से प्रतिदिन जो है शेयर करें, ताकि वो इन नए नए अपराधों, नए नए जो स्कैम हो रहे हैं उससे बच सकें। थैंक यू। आज थाना आधारताल अंतर्गत सीएम राइज स्कूल है, आधारताल में है। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो जागरूकता अभियान साइबर के संबंध में चलाया जा रहा है, इसी के अंतर्गत हमने साइबर जागरूकता का एक कार्यक्रम हमने आयोजित किया, जिसमें सीएम राइज स्कूल के प्रिंसिपल श्री पालीवाल और उनका स्टाफ उपस्थित था। और यहाँ पर करीब हमने 200 बच्चे थे, जिसमें लड़के लड़कियाँ सभी थे, जिनको साइबर के संबंध में, जागरूकता के संबंध में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन थाना आधारताल के स्टाफ के द्वारा दी गई। जबलपुर जिले के रांची थाना अंतर्गत साइबर जालसाजों ने एक बार फिर से एक बुजुर्ग दंपत्ति को अपना निशाना बनाते हुए उनके साथ तकरीबन 11,75,000 रुपए की ठगी की है। दरअसल संजय नगर निवासी एंथोनी और उनकी पत्नी एग्रेश नीना पाल ने 1 दिसंबर की सुबह घर पर थे। इस बीच नीना पाल के मोबाइल पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है। जल्दी दिल्ली पुलिस जबलपुर आकर उन्हें गिरफ्तार करेगी। ये सुनकर नीना घबरा गई और उन्होंने तुरंत अपने पति एंथोनी को जानकारी दी। इसके बाद ठगों ने एंथोनी को भी धमकी दी। ठगों से इतना डरने के कारण दोनों ने जैसा ठग कह रहे थे वैसा ही किया। घबराए दंपत्ति 2 दिसंबर को बैंक जाकर 1,75,000 और 3 दिसंबर को 10 लाख रुपए ठगों के खाते में NEFT के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए। बुजुर्ग दंपत्ति ने बताया कि साइबर ठगों ने खुद को वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताते हुए बुजुर्ग जेल जाने की बात करते हुए इस कदर दहशत में ला दिया था कि पुलिस अधिकारी जैसा बोलते गए बुजुर्ग दंपत्ति वैसा ही करते गए और कठपुतली की तरह बुजुर्ग दंपत्ति ने नकली पुलिस वाले की बात में आकर पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिए। पैसे ट्रांसफर होने के बाद भी लगातार नकली पुलिस वाले बुजुर्ग दंपत्ति को फोन करते रहे और पैसे की मांग करते रहे। थक हार कर बुजुर्ग दंपत्ति ने अपने बेटे को सारी बात बताई और फिर रांची थाने पहुंचकर अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी मानव त्रिवेदी ने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर रांची पुलिस ने मामला पंजीकृत करते हुए साइबर सेल टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। सर, एक मनी लॉन्ड्रिंग का करके धोखाधड़ी का केस आया है, किस प्रकार से साइबर फ्रॉड हुआ? रांची थाना अंतर्गत एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिनकी पत्नी का नाम एग्नेस पॉल है। उनके मोबाइल नंबर पर एक फ़ोन आया जिसमें उनको दिल्ली साइबर पुलिस के नाम पर डराया धमकाया गया और बताया गया कि आपके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग
की जा रही है आपके बैंक खातों में, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें से वो परिवार काफ़ी ज़्यादा डर गया और उनके द्वारा करीब 12 लाख रुपए जो है उन फ्रॉडकर्ताओं के खाते में डाले गए हैं और जिस पर ये घटना संभवतः 1 और 2 तारीख की है। कालांतर में ये सूचना जब पुलिस को दी गई, उनको ज्ञात हुआ और पैसे की मांग की जा रही थी, तो उनके द्वारा पुलिस की सहायता जाएगी, जिसमें अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और बैंक खाते फ्रीज कराएं तथा अन्य आरोपियों की तलाश की कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, किस प्रकार से आप आम जनता तक करेंगे? ये बेसिकली सभी को ये समझना चाहिए कि फ़ोन पर किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने से पहले, किसी प्रकार में डर, भय या लालच में आने से पहले हमको 50 बार सोचना चाहिए कि फ़ोन पर इस तरह से कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं। अगर पुलिस आपके विरुद्ध कोई प्रकरण भी दर्ज है या फिर आपसे कोई गलती भी हुई है, तो भी आपको पुलिस की सहायता लेनी चाहिए और वहाँ पर उसको वेरीफाई करना चाहिए कि ये ऑथराइज्ड पर्सन है कि नहीं है। फ़ोन में कोई कैसा दिख रहा है, क्या कर रहा है, ये बेसिकली डिजिटल अरेस्ट का मामला है और हम सभी को इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रहना चाहिए कि कोई भी अगर इस तरह से फ़ोन कॉल आता है कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो आपके पास बैठे नहीं हैं, आप पुलिस सहायता लीजिए। पुलिस आपकी जो यथासंभव सहायता होगी वो करेगी। आज स्मार्ट सिटी स्थित कंट्रोल रूम में महिला महापौर हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की एवं लाभार्थियों से फीडबैक लिया गया। साथ ही अधिकारियों को 24 घंटे में समस्या हल करने हेतु आदेशित किया गया। हर मंगलवार की तरह आज समीक्षा करने के लिए आई हूँ और समीक्षा हमारी 1 जनवरी 2023 से महापौर हेल्पलाइन शुरू हुई है और हमने 10 दिसंबर 2024 तक का आज आकलन निकाला है और उस आकलन में देखा गया है 1,22,000 लोगों ने भोपाल नगर निगम के पोर्टल पर महापौर हेल्पलाइन के द्वारा समस्याओं को अपलोड करवाया है और उसमें से 1,21,722 समस्याओं का समाधान नगर निगम भोपाल के द्वारा किया गया है। बाकी की समस्याएं पेंडिंग है और उस पर भी प्रयास चल रहा है कि वो हम जनता को बहुत जल्दी क्लियर करके और जनता को भोपाल नगर निगम की ओर से सौगात दे सकें। निश्चित ही भोपाल की जनता को एक बहुत बड़ा सहयोग नगर निगम के माध्यम से हो रहा है कि छोटी समस्याओं के लिए जनता को नगर निगम के वार्ड कार्यालय, जोन कार्यालय या नगर निगम के ऑफिस तक नहीं आना पड़ रहा है। 1,22,000 जनता को नगर निगम भोपाल घर बैठे सुविधा दे चुका है। आज हमारे मध्य प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है, मानव अधिकार दिवस पर आज समापन कार्यक्रम है। महिलाओं पर जो उत्पीड़न को लेकर अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए एक जन जागरण करके और ये अभियान किया जा रहा है। आज पुलिस विभाग की सभी महिला विंग के द्वारा और ये एक दौड़ रखी गई है। ये यहाँ से शुरू होकर बोट क्लब पर समापन होगा और भोपाल में एक जन जागरण जाएगा कि हमें बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए। कोलार क्षेत्र के मंदाकिनी का मामला, जहां पर प्लाट मालिकों को अपने ही प्लान के लिए प्रशासन एवं शासन से लड़ना पड़ रहा है। प्लाट मालिक ब्रजेश पटेल ने बताया कि हम 4 लोगों के प्लाट यहां पर स्थित हैं, लेकिन वर्तमान शासन ने यहां से रोड निकालने का जो प्लान बनाया है उस प्लान में हमारे प्लांट आ रहे हैं। हम शासन से यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारे प्लांट दिए जाए। सर, मेरा प्लाट ये क्रमांक 2 है। मैं इस प्लाट का भूमि स्वामी हूँ और हम 3 साल से परेशान हैं। यहाँ पर हमारे 40/60 का प्लॉट था। हमें बताया गया कि यहाँ से रोड निकालना है, सामने गोहा भी है, तो कुछ उसमें भूमि की जरूरत पड़ रही थी। तो भूमि की जरूरत पड़ने का बताकर हमको बताया गया कि पहले हमारी फेंसिंग तोड़ दी। जब हमने आपत्ति उठाई तो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ से फेंसिंग नगर निगम, TNCP विभाग और सारे अमले आए
पर हमें कोई नोटिस नहीं दिया था उन्होंने, नगर निगम तहसीलदार। फिर हमने उसका आवेदन करा वकील साहब के वहाँ पर। क्या खसरा नंबर? इसका खसरा नंबर 109 खसरा नंबर है। प्लॉट नंबर क्या है? प्लॉट नंबर 2। क्या अभी तहसीलदार साहब आए, क्या उन्हें आश्वासन दिया? तहसीलदार साहब ने आश्वासन ये दिया कि आपके प्लॉट में जो रास्ता निकलेगा उसका हम समाधान करेंगे। तो कितने दिन की मोहलत दी? उन्होंने 1 हफ्ते का बोला हुआ है। क्या लगता है 1 हफ्ते में आपकी समस्या समाधान नहीं? अब वो बोल रहे हैं कि सर्वे नंबर उठवाकर जो भी अच्छा निष्कर्ष निकलेगा वो करेंगे। और सर ये फिर उस समय हमें ये तेजन करा। इसमें सड़क के लिए हमने भूमि दे चुके हैं, उसके बाद आज हमें बताया जा रहा है कि अब पूरा ही प्लॉट ले लेंगे। गलत नफ्ती की जा रही है। आपका प्लॉट जाता है तो क्या मुआवजे की मांग करनी सरकार? सर हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारा मतलब प्लॉट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये प्लॉट लिया हुआ है। नाम ब्रिजेश पटेल। मध्य प्रदेश में अब स्कूली छात्रों को यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस कवायद को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि बड़े होने पर कोई चीज सीखने से अच्छा है बचपन से ही छोटे छोटे पाठ के माध्यम से बच्चों को सीख दी जाए। बाल मन की समझ से अगर कोई बात सिखाई जाए तो बेहतर रूप से वे समझ आती है। मंत्री ने कहा कि यातायात के नियमों का पालन कैसे होता है और कैसे नियमों का उल्लंघन होता है, इन सभी बातों को बच्चों को सिखाना एक अच्छी बात है। नई शिक्षा नीति भी यही कहती है। उदय प्रताप ने कहा कि बहुत सी बातें जैसे संस्कृति बाल मन में ही बच्चों को सिखाई जाए तो वे बिना किसी दबाव के इन सब चीजों को सीख जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को अगर उनके बाल मन से उनको बताई जाए तो वो बगैर किसी प्रयास के, बगैर किसी दबाव के उन चीज़ों को सीख जाते हैं। जैसे संस्कृति का ज्ञान है, वो स्वमेव अगर शिक्षा पद्धति के माध्यम से उनको मिलता है तो परिवार के कारण और शिक्षा के कारण वो अपनी संस्कृतियों से जुड़ा रहता है। ऐसे ही ये जो हमारा एक कहना चाहिए कि सड़क परिवहन के कायदे हैं, किस तरह से मतलब नियमों का पालन करना है, यातायात के नियमों का कैसे उल्लंघन होता है, कैसे पालन होता है, इस तरह की चीज़ों को अगर हम शैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करके बच्चों को बताने का काम करेंगे तो ज़्यादा आसानी से उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं। मुझे लगता है कि बड़े होकर चीज़ सिखाने से बेहतर है कि बचपन से छोटे छोटे पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको इन चीज़ों का ज्ञान कराया जाएगा, बेहतर होगा। आगामी समय में हमारी प्राथमिकता है और नई शिक्षा नीति भी यही कहती है कि जीवन उपयोगी चीज़ों को इस तरह से हम सिलेबस में शामिल करें जो कि उसके आगे आने वाले जीवन में कारगर साबित हो। तो उस तरह से हम लोग करने जा रहे हैं। नेट की अश्लील सामग्री के कारण हो रहे महिला अपराध, डीजीपी छेड़छाड़ और अन्य बड़े अपराध, डीजीपी कैलाश मकवाना का बयान। 40 से 45 साल पहले सनसनीखेज घटनाएं नहीं होती थी। समय बढ़ने के साथ इंटरनेट और विकास के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव बातें सामने आई। मोबाइल पर भी कई दूषित चीजें सर्कुलेट हो रही हैं। नेट पर अश्लील सामग्री है जिसका परिणाम दुष्कृत मानसिकता सामने आ रही है। इससे छेड़छाड़ और अन्य अपराध भी बढ़े हैं। ऐसे मामलों में पिछले कुछ दिनों से कई अच्छी कार्रवाई हुई है। कई गंभीर एजेंटों को जिला में अच्छी तरह से निपटाया गया है। हमें लैंगिक विभिन्नता को हटाना है। लैंगिक अपराध बंद होने चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध पुरुषों की ओर से ही होते हैं। लैंगिक असमानता मिटाने के लिए घर से शुरुआत करना चाहिए। अपने घर के बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने भोपाल तोड़ा। मानव अधिकार दिवस पर भोपाल में मैराथन। 15 दिवसीय पखवाड़े के समापन पर मैराथन भोपाल की सड़कों पर दौड़े युवा। भोपाल में जागरूकता मैराथन विशेष पुलिस महानिदेशक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव बोली, महिलाओं को उनका आसमान मिलना चाहिए। साथी पुलिस अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, अभी 1 सप्ताह पूर्व ही मैंने पुलिस महानिदेशक का चार्ज लिया है और मैं ये कहूँगा कि ये मेरा प्रथम किसी भी विधिवत किसी कार्यक्रम में शरीक होने वाला ये मेरा पहला प्रोग्राम है। मैडम प्रज्ञा ऋचा ने मुझे ब्रीफ में जानकारी दी थी तो मैं सहर्ष तैयार हो गया कि निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें मैं इस अवसर पर उपस्थित होना चाहूँगा। जब हम पूरे कार्यक्रम की कई भूमिका और विवरण मिसेस प्रज्ञा ऋचा उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया है। मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करूंगा। जब हम करीब 40-45 साल पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं आता कि जो आजकल कई सनसनीखेज घटनाएं हो रही हैं वैसी कहीं कोई रिपोर्टिंग, ऐसी कोई वारदात मेरे सुनने में नहीं आती थी।
ओवर द ईयर्स जैसे जैसे आप सभी वाकिफ़ हैं वैसे जैसे जैसे समय बढ़ता गया और विगत कुछ दशकों में जैसे जैसे इंटरनेट ने प्रगति की, पूरा वर्ल्ड ग्लोब पूरा एक हो गया, विकास होता चला गया। विकास अपने साथ में उसके दोनों परिणाम होते हैं, दोनों रिजल्ट होते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो जैसे जैसे इंटरनेट से ग्लोबली कनेक्ट हुए, कई चीज़ों में एडवांसमेंट्स होते गए, टेक्नोलॉजिकली पूरा वर्ल्ड एक लाइन पर चलने लगा, किंतु वहीं पर उसके कई दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कई ऐसी अश्लील सामग्री नेट पर अवेलेबल है, अनफॉर्चुनेटली वो मोबाइल्स में भी जो है सर्कुलेट हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं वो कुछ जो विकृत मानसिकता के जो लोग रहते हैं उनको वो विपरीत रूप से प्रभावित करती है। उनका महिलाओं और बच्चियों के प्रति उनका जो एक सोच रहती है उसमें कुछ परिवर्तन होता है, और देर सवेर कहीं ना कहीं वो फिर या तो छेड़खानी के रूप में या किसी और ज़्यादा बड़े अपराध के रूप में वो उसकी परिणति होती है। अभी ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसके कई आयाम हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर पहली बार करीब 25 विभाग एक साथ समन्वित रूप से इस कार्यक्रम में आगे आए, और उन्होंने अपने अपने विभागों से संबंधित जो हम कार्य कर सकते हैं, चाहे वो जागरूकता का हो, चाहे और कोई महिलाओं के जो सशक्तिकरण से संबंधित हो, उनकी सुरक्षा से संबंधित हो, कई इसमें एक्टिविटीज़ जो है पिछले विगत 15 दिवस जो एक पखवाड़ा था उसमें की गई है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, इसका शुरुआत 25 नवंबर को हुआ था, जो अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक हिंसा उन्मूलन दिवस है, और आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर इसका समापन हो रहा है। इसमें कई कार्रवाइयाँ हुई हैं, मैं उनके फिगर्स में नहीं जाऊँगा, बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं, न सिर्फ पुलिस ने बल्कि सभी विभागों ने, और जागरूकता फैलाने में कई कॉम्पिटिशन्स भी हुई हैं, चाहे वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुई हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ हुई हैं, और जो महिलाओं के विरुद्ध चाहे अपराधों के निराकरण हो, सुरक्षा ऑडिट हो, कई स्थानों का गुम जो बालिकाएं हैं उनकी दस्तयाबी हो, इस तरह के कई एजेंडा थे जिनको बहुत गंभीरता से सभी जिलों के हमारे अधिकारियों ने, कलेक्टर्स ने और समस्त पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में जिलों में भी इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। बीजिंग आपने शायद सुना होगा, 1995 में जब अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ था, वहाँ एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसको बीजिंग घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयॉर्क में भी उसको और आगे बढ़ाया गया, और एक लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2030 तक हमें इसको लैंगिक असमानता का उन्मूलन करना है, समान अधिकार दिलाना है महिलाओं और बच्चियों को, उनको सशक्त करना है। हम होंगे कामयाब, ये गीत आप सभी ने सुना होगा और संभवतः शायद स्कूल में या कॉलेज में गाया भी होगा। याद है? कोई है ऐसे जिन्होंने नहीं गाया या जिन्हें नहीं याद है? और प्रशासन द्वारा इसका उद्देश्य क्या रहा और कितना कामयाब? नहीं, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये जो पखवाड़ा है इसके नोडल महिला बाल विकास जो अपना विभाग है, WCD नोडल है, और ये जो आज का कार्यक्रम था इसके लिए हम लोग नोडल थे, लेकिन सारे 25 विभागों ने और जितने हमारे जो शासकीय गैर शासकीय संस्थान हैं सब मिलकर, तो जो इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि एक समन्वित प्रयास हो। क्या होता है, हम सभी अपने छोटे छोटे जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करते हैं, पर जब एक साथ काम होता है तो वो दिखता है। अब इन 15 दिनों का जो डेटा है वो हम आपके साथ बाद में शेयर करेंगे, वो अभी कोलेक्ट हो रहा है, लेकिन तमाम जगह शिविर लगाए गए, ड्राइविंग कैंप्स लगाए गए, लाइसेंसेस दिए गए, स्कूल कॉलेजेस में कार्रवाई हुई, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हुए, मैराथन्स हर जगह हुए, और कानून की जानकारी जो हमारे जो कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं उनको दी गई। तो बहुत सारा काम ऐसा हुआ जो कई विभागों के साथ मिलकर कराया गया, मेडिकल कैंप्स कराए गए स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर, और तो इस प्रकार वो पूरा जो टोटल डिटेल डेटा है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। पर
मेरा आग्रह मीडिया से ये है कि आपके सहयोग के बिना और प्रचार प्रसार के बिना बहुत मुश्किल है कि जो ये एक सामाजिक ताना बाना जो हम बिखरता देख रहे हैं वो जुड़े। और प्रयास यही है, शासन की मंशा यही है, हम सभी की मंशा यही है कि जो घटनाएं जिस तरीके की घट रही हैं हिंसा की, वो चाहे फिजिकल हिंसा हो, शारीरिक हो या मानसिक हो, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ हो, चाहे हमारे बच्चों के साथ हो, ये नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम फिर से परिवार को एक संपूर्ण इकाई बनाएंगे। ये प्रयास है और आप सभी का साथ अपेक्षित है। लैंगिक असमानता घर से खत्म करने की बात कही है डीजीपी साहब ने। लैंगिक असमानता घर से ही शुरुआत करें खत्म करने की, ऐसा डीजीपी साहब ने कहा। ये बिल्कुल सही कहा है। ये हमारा जो मैं भी अभिमन्यु कार्यक्रम था, ये हम 2 फेज में कर चुके हैं, जिसमें लड़कों को सिखाएं। यह समानता तब शुरू होती है जब लड़के के जन्म पर हम शहनाई बजवाते हैं और बच्ची के जन्म पर दुख मनाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये असमानता हम घर से शुरू करते हैं। और इसीलिए अभिमन्यु कार्यक्रम जो था वो निरंतर बना रहेगा। वो ये है कि जो माँ होती है वो सबसे पहली शिक्षिका होती है और अभिमन्यु गर्भ से ही सीख रहे थे। तो हम जितनी जल्दी सिखाना शुरू करें कि सम्मान करना है, बराबरी का दर्जा देना है, वो तभी हमारा जो प्रयास है समानता लाने का या समता लाने का, वो कहीं जाकर सफल होगा। नहीं, अभी मैंने अभी अपने उद्बोधन में बताया था। मेरे ख्याल से मैंने बातें उद्बोधन में बताई जा चुकी हैं। आपने कहा कि पहले इतने अपराध नहीं होते थे, अब आप थोड़ा सा अपराध का वो बताइए। बस अभी इसका विषय वस्तु अलग था, इस पे बात करें।